अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो तो सरफेस टेंशन क्यों होता है, सरफेस टेंशन के इफेक्ट्स कैसे एक्सप्लेन होते हैं, वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इमेजिन करो कि एक जो मॉलिक्यूल है वेल विद इन द सरफेस है, मतलब सरफेस से काफी दूर अंदर है, वेल विद इन द वॉल्यूम है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये तो सब तरफ से सराउंडेड है मॉलिक्यूल से, ठीक है नहीं। तो सब तरफ से इक्वली इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। लेकिन मान लो ये मॉलिक्यूल चलते चलते सरफेस के पास पहुंचने वाला, तो सरफेस के पास में देखो तो ऊपर में कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो इसको खींच रहा हो, बुला रहा हो, इज इट नॉट। तो क्या होगा, सरफेस के पास पहुंचने के टाइम पे इसके ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा, इज इट नॉट। अगर नेट फोर्स डाउनवर्ड है और ये ऊपर जा रहा है तो ये कुछ कुछ ऐसा ही है ना कि जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इज इट नॉट। तो समझ में आ रही है बात की नहीं। तो सरफेस की तरफ जाने में इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। कोई भी पार्टिकल अगर सरफेस पे पहुंच रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है, इज इट नॉट। तो इसीलिए क्या कहते हैं, कोई जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद ये वाला जो फोर्स है, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। और नॉट ओनली कि ये नीचे से ऊपर जाने में इसको नीचे धक्का लग रहा है, इसके अलावा अगर इसको सरफेस के अंदर एडजस्ट होना है तो क्या होगा, ऊपर दो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको आपस में दूर दूर जाना पड़ेगा, इसके लिए स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा और फिर ये उसके बीच में एडजस्ट होगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं। जैसे मान लो मरकरी का कोई ड्रॉप है, ठीक है, मरकरी का कोई स्फेरिकल ड्रॉप है। अब इस ड्रॉप में क्या है, ऊपर सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा होगा, कुछ लेयर पे बनी होगी आपस की, जो जो भी बॉन्डिंग होगी सरफेस के मॉलिक्यूल्स ने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। अब मान लो इस ड्रॉप को मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है। सरफेस एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, नए मॉलिक्यूल्स मेरे सरफेस के अंदर आ रहे हैं। अब नए मॉलिक्यूल्स अगर सरफेस में आ रहे हैं, यानी जो मॉलिक्यूल्स ने पहले से हाथ पकड़ा होगा उनको अपना हाथ छोड़ के दूर दूर जगह करनी पड़ेगी, जिसके अंदर जाके नया मॉलिक्यूल सेट होगा। समझ में आ रही है बात की नहीं। तो ये जो हाथ छोड़ रहे, तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट दूर दूर जा रहे हैं पार्टिकल्स, तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो इस प्रोसेस में भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो एक पार्टिकल मेन वॉल्यूम से सरफेस पे आ रहा है और यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के लिए ये दोनों ने अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट एक नेगेटिव वर्क किया, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ फोर्स। समझ गए कि नहीं। तो इसी को अभी देखते हैं फॉर्मली हम लोग क्या बोल रहे हैं। ओरिजिन ऑफ सरफेस एनर्जी क्या है। अभी फोर्सेस दो तरह के होते हैं, कोहेसिव फोर्सेस होते हैं और एडहेसिव फोर्सेस होते हैं। तो अभी फिलहाल हम कोहेसिव फोर्सेस की बात करते हैं। जो सिमिलर स्पीशीज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो हमारा कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। तो क्या लिखा, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज कोहेसिव फोर्सेस। When a molecule well within the volume of a liquid, it is symmetrically surrounded by molecules from all sides. However, near the surface, this symmetry is broken. As clear from the figure, there is a net downward pull on a surface molecule, and for a particle to reach the surface, a negative work is done by these forces. ठीक है, causing a higher potential energy at the surface. Therefore, all liquids tend to attain the least possible surface area. इसलिए given a chance, कोई भी liquid जो होगा least possible surface area में जाना चाहेगा। इसीलिए हमारे जो drops होते हैं वो spherical होते हैं, क्योंकि sphere की क्या property होती है, given वॉल्यूम के लिए लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया होता है। तुम लोग बोलोगे ड्यू ड्रॉप तो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होते, पत्ती के ऊपर जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो तो थोड़े से इलिप्सॉइड जैसे दिखते हैं, क्योंकि वहां पे एक और भी पोटेंशियल इन्वॉल्व है। एक तो है कि सरफेस एरिया अपना सबसे कम करना चाह रहा है, लेकिन साथ साथ क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी इन्वॉल्व है। अगर फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप नहीं है, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा चपटा होने के बाद बेशक उसकी थोड़ी सरफेस एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी घट जा रही है। समझ गया कि नहीं। तो फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप के लिए तो हम कह सकते हैं स्यूडो फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स मिलकर कैंसिल हो गए, इज इट नॉट। लेकिन अगर ड्रॉप कहीं पे पड़ा हुआ है तो स्फेरिकल से थोड़ा सा अलग शेप ले सकता है। कैसी शेप लेगा, सो एज टू मिनिमाइज द सम ऑफ सरफेस एनर्जी एज वेल एज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है तो कोई भी ड्रॉप जो है परफेक्टली स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करता है टू मिनिमाइज द टोटल सरफेस एनर्जी, ठीक है। क्योंकि स्फेयर हैज सरफेस एरिया, लीस्ट सरफेस एरिया फॉर अ गिवन वॉल्यूम। Whenever surface area of a liquid is to be increased, the molecules on the existing surface must move away from each other against the cohesive pull, and thus work done by these cohesive forces is also negative and causes an increase in surface energy। ये हाथ छोड़ने वाली बात मैंने बता दी, ठीक है। Since the molecules on surface can't form bonds with, हाँ ये भी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि सरफेस में ऐसी क्या खास बात हो जाती है कि सरफेस के अंदर हम बोलते हैं कि सरफेस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं, यानी एक सरफेस जो बिहेव करता है एक चादर की तरह बिहेव करता है, अच्छे से बॉन्डिंग हो रखी है। तो इस चीज को अभी समझते हैं कैसे। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो पिक्चर दिख रही है तुमको अभी आएगी इसके अंदर। तो हाँ, तो ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एक्चुअली बहुत ही स्मॉल स्केल दिखाया है, देयर आर वेरी फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं।
तो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर तुम्हें पता है क्या होता है, वैंडर वॉल फोर्सेज होते हैं, वैंडर वॉल भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, शायद पढ़ा होगा तुम लोगों ने, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस होता है और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो डेल्टा प्लस है वो डेल्टा माइनस का हाथ पकड़ना चाहेगा, ठीक है, और जो डेल्टा माइनस है वो डेल्टा प्लस का हाथ पकड़ना चाहेगा। तो अभी वॉल्यूम के अंदर तो सब तरफ से अवेलेबल है इसको कि इधर से भी हाथ पकड़ सकता है, उधर से किसी भी तरफ से हाथ पकड़ सकता है। लेकिन अभी जो सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल पहुंच गया, ठीक है, और उसका डेल्टा प्लस ऐसे ऊपर हाथ पकड़ के देख रहा है, यार कोई तो हाथ पकड़ लो, कोई है ही नहीं ऊपर हाथ पकड़ने वाला, इज इट नॉट। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन का जो डेल्टा माइनस है उसको भी हाइड्रोजन का डेल्टा प्लस ऊपर देखने में मिल नहीं रहा, ऊपर पूरा हेमिस्फेयर खाली पड़ा है, इज इट नॉट। ऐसे ही जो हमारा ये क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का डेल्टा प्लस है, उस बेचारे का भी कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे। समझ में आई बात की नहीं। तो सरफेस के ऊपर ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन जाएंगे एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम, किसी एक लेवल पे अगर बात करें। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा जो सरफेस होता है एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वहां पे बॉन्डिंग रिलेटिवली ज्यादा हो जाती है। मतलब ठीक है, तुम बोलोगे कि हवा के भी तो मॉलिक्यूल्स है, हवा का हाथ पकड़, लेकिन हवा की डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है नहीं। तो सरफेस टेंशन अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो वो क्या होता है, यही जो पुलिंग फोर्स है आपस में एक दूसरे का जो हाथ पकड़ने का फोर्स है, ये जो है पर यूनिट लेंथ, इसी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलने वाले। तो क्या लिखा हम लोगों ने, since the molecules on surface of can't form bonds with any molecules from above, they form stronger bonds with the surface molecules, thus causing a larger force per unit length on any line drawn on the surface। यानी सरफेस के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो उस लाइन के ऊपर जो भी पार्टिकल्स उसको इधर से भी खींच रहे होंगे, इधर से भी खींच रहे होंगे, तो कुछ तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा। तो सरफेस के ऊपर जो लाइन ड्रॉ करोगे इस पर ये अच्छा खासा हैवी फोर्स होगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कंसिडर अ वाटर ड्रॉप, there is nobody to hold the hand of O delta minus on top. Similarly, there is nobody to hold the hand of H delta plus from above. So they decide to hold each other's hands. ठीक है, समझ गए कि नहीं। If the drop is forced to expand, then the surface molecules will need to move away from each other, thus causing an increase in potential energy। ये attractive force के दूर जा रहे हैं, potential energy बढ़ जाएगी, ठीक है। Since negative work done by cohesive forces on the surface, this stronger bonding on the surface causes the surface to behave like a stretched membrane। यानी मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा ना, तो जैसे बलून को इन्फ्लेट करते हो, तो बलून को इन्फ्लेट करते हो तो रबर मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है और ये एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, इज इट नॉट। प्रेशर फोर्स इनको दूर दूर ले जाना चाह रहा होता है, लेकिन ये एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। तो उसी तरह की बात है यहाँ पे भी, मेम्ब्रेन में जो पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये खींचे हुए हाथ, ठीक है, ओके। कोई भी ड्रॉप है तो ड्रॉप में भी ये हाथ पकड़ के अपने सरफेस को एक्चुअली मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन ठीक है, मतलब जीरो वॉल्यूम पे तो नहीं ले जा सकते, तो लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया का एक स्फीयर बना रहेगा, ठीक है। तो दिस स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग इन सरफेस कॉजेज द सरफेस टू बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, लाइक से रबर मेम्ब्रेन ऑन अ बलून सरफेस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, इसको इधर इधर से खींच रखा है, ये मॉलिक्यूल इसको इधर इधर से खींच रखा है, सब तरफ कोई भी पार्टिकल है उसको दोनों तरफ से पार्टिकल्स ने खींच रखा है, ओके। तो सरफेस टेंशन क्या है हमारा, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन अ लाइन ड्रॉन ओवर सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे मान लो ये कोई लिक्विड का सरफेस है, यहाँ पे मैंने लाइन ए बी ड्रॉ कर दी, तो इसके इस पार्टिकल को इधर फोर्स लग रहा है, इस पार्टिकल इधर फोर्स लग रहा है, तो ऐसे खूब सारे पार्टिकल्स होंगे, उनपे ऐसे लेफ्ट राइट से फोर्सेस लग रहे हैं। तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो हमारी डेफिनेशन है सरफेस टेंशन की। और ये भी समझ में आ रहा होगा कि पोलर मॉलिक्यूल्स में ज्यादा सरफेस टेंशन होगा या नॉन पोलर में, ये समझते हो। पोलर नॉन पोलर पढ़ा तुम लोगों ने केमिस्ट्री में, नहीं पढ़ा, पोलर पढ़ा है ना। पोलर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस होता है। तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि तीन तरह के फोर्सेज होते हैं, एक होते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होते हैं, एक डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होते हैं, एक इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स होते हैं ना। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेज स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं क्योंकि उसमें परमानेंट डाइपोल बना हुआ है, चार्जेस, ठीक है। डाइपोल से इंड्यूस डाइपोल बनता है तो वो उससे वीकर होता है, और इंड्यूस डाइपोल उससे भी वीकर फोर्सेज होते हैं। ये नाम इनके कुछ होते हैं, कुछ वैंडरवॉल होता है, कुछ लंडन होता है, कुछ कीसन फोर्सेज होता है, केमिस्ट्री वाले शायद बताएंगे तुम लोगों को। तो बट ये समझ में आती है बात कि पोलर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों का वाटर का सरफेस टेंशन बहुत हाई होगी, पोलर मॉलिक्यूल, वाटर हो गया, अमोनिया होगा, जहां पे परमानेंटली डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस कंसिडर लाइन ए बी ऑन सरफेस ऑफ वाटर, द मॉलिक्यूल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स एफ से, देन सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन किया हमने, एफ बाय एल। और ये सरफेस टेंशन का जो फेनोमेनन है ये फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक लेयर में ऊपर में नजर आता है, ठीक है। यानी ऊपर से थोड़ा नीचे चले जाओगे तो कोई ऐसे ये नॉर्मल की तरह से बिहेव करेगा, ऊपर में ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन है क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि इन लोगों ने हाथ पकड़ रखा है सरफेस पे, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में सोचने के लिए हम ऐसे मानते हैं स्ट्रेच मेम्ब्रेन ही है खाली, बट ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अभी इसमें क्या है, जो हाथ पकड़ने का फोर्स होगा
तो हीट जब तुम दोगे तो ये हाथ जो पकड़े हुए ये छूटने का डर हो जाएगा, इज इट नॉट? अगर भीड़ भाड़ में तुम चल रहे हो तो हाथ छूट जाता है लोगों का, इज इट नॉट? तो क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं रहेंगे। अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो ये बॉन्डिंग जो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगी, इसलिए क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा लिक्विड्स में, हमारा सरफेस टेंशन जो है घट जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? सरफेस टेंशन विल रिड्यूस इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर। क्यों, क्या लिखा हमने? इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू एन इंक्रीजिंग रैंडम थर्मल मोशन, thus reducing the effective bonding forces and causing a reduction in surface tension। आ गई बात समझ में? अब इसी की जगह अगर मान लो मैं हाईली सॉल्यूबल सॉल्वेंट डाल देता हूँ इसके अंदर, जैसे सोडियम क्लोराइड मैंने डाल दिया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, सोडियम क्लोराइड में तो अच्छे खासा प्लस और अच्छा खासा माइनस है सोडियम और क्लोरीन में। तो क्या होगा, ये बहुत अच्छे से बॉन्ड बनाएगा। सोडियम प्लस जहाँ पे हो गया तो ये इसके अराउंड ऑक्सीजन बड़े अच्छे से कलेक्ट हो जाएगा, इज इट नॉट? Cl माइनस जहाँ पे होगा उसके अराउंड हाइड्रोजन बहुत अच्छे से कलेक्ट हो जाएगा, तो हमारी जो चादर है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। समझ गया कि नहीं? तो इसलिए सरफेस टेंशन हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर मान लो मैंने डिटर्जेंट्स डाले, तो डिटर्जेंट में शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि डिटर्जेंट्स में एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है और एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, पढ़ा है कि नहीं? दे आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड सॉल्ट्स बेसिकली, माने सोडियम ओलिएट जैसे हो गया, ओलिक एसिड 12 या 15 या 18 19 का है ना, ओलिएट होता है, पामिटेट होता है, और ऐसे ऐसे करके कुछ लॉन्ग चेन होते हैं, स्टीयरेट भी होता है, स्टेरिक एसिड का सॉल्ट होता है, ठीक है। तो उसमें जो हमारा जो एल्केन वाला पार्ट है लॉन्ग चेन, ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसमें ये पोलर नहीं होता, नॉन पोलर वाला पार्ट होता है जो एल्केन चेन टाइप की लगी होती है बहुत बड़ी। और जहाँ पे तुम्हारा ये या तो सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम प्लस होगा या फिर सल्फोनेट भी होते हैं कई, तो वो जो होगा तुम्हारा वो पोलर पार्ट काइंड ऑफ है, तो वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है अपने आप को वाटर के अंदर घुसा के रखना चाहता है, तो सर, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना एज मच एज पॉसिबल पानी से दूर रहना चाहता है। तो सरफेस के ऊपर हाइड्रोफोबिक लेयर हमारी आ जाएंगी, हाइड्रोफोबिक पार्ट चेन का सरफेस के ऊपर घूमते रहेगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करेगा, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या है, वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आएगा, वो उससे डर के भाग जाएगा, ठीक है, बॉन्ड नहीं बनाने देगा। समझ गया कि नहीं? तो क्या होगा, इसलिए सरफेस टेंशन लोअर हो जाएगा डिटर्जेंट से। सरफेस क्यों लोअर हो जाता है? डिटर्जेंट्स हैव अ हाइड्रोफिलिक पार्ट व्हिच लव्स टू स्टे डीप अवे फ्रॉम द सरफेस and well surrounded by water molecules, and the hydrophobic part stays on the surface to avoid water molecules as much as possible, thus reducing the surface tension। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक सेकंड देना। अभी एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल क्या है, वाटर इज केप्ट इन अ बीकर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कंसिडर डायमीटर ऑफ बीकर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, find the force by which the surface on one side of the diameter pulls the surface on the other side। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो बीकर के ऊपर ऐसा सर्कल जैसा बना हुआ है, उसके ऊपर एक डायमीटर की लाइन ली है, तो इनके बीच में आपस का जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो क्या करोगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन होता है, तो सरफेस टेंशन इनटू डायमीटर की लेंथ कर देंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस दे रखा है तो 2r मेरा डायमीटर हो गया, सरफेस टेंशन F/L है तो F क्या हो जाएगा, T इंटू L, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। अब यहीं पे मान लो मेरे पास ये समझ में आया ना सभी को, क्लियर है ये? अभी यहीं पे मान लो बीकर की जगह मान लो कोई बैंगल होता, बैंगल में मैंने सोप फिल्म भर रखी होती है, बैंगल के अंदर ही वाटर की फिल्म ले ली होती, तो मालूम है क्या फर्क पड़ता? अगर बैंगल में मैंने वाटर की फिल्म बनाई होती, तो बैंगल के अंदर जो वाटर की फिल्म बनी है, इसके दो सरफेसेस हैं, ऊपर भी सरफेस टेंशन फोर्सेस लगेंगे और नीचे भी सरफेस टेंशन फोर्सेस लगेंगे, है ना। तो ऊपर में भी डायमीटर के अक्रॉस ऐसे फोर्स लगेगा, नीचे वाले डायमीटर के अक्रॉस भी ऐसे फोर्स लगेगा, तो फोर्स डबल हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, सपोज इंस्टेड ऑफ वाटर सरफेस ऑन द बीकर इट वर अ फिल्म ऑफ वाटर से इन अ बैंगल, व्हाट वुड बी द सरफेस टेंशन फोर्स अप्लाइड बाय द फिल्म ऑन वन साइड ऑफ द डायमीटर ऑन द अदर। तो क्या है, तो सिंस द फिल्म हैज टू सरफेसेस, द सरफेस टेंशन फोर्सेस विल बी एक्टिंग ऑन बोथ लिक्विड एयर इंटरफेसेस, जहां जहां लिक्विड एयर इंटरफेस है वहां वहां पे सरफेस टेंशन फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। And as a result the surface tension force would be double, that is 15 into 10⁻³ मतलब पहले 7.5 आया था तो अभी 15 into 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो देखो सरफेस एनर्जी को हम कह सकते हैं नेगेटिव वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्सेस कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इमेजिन करो मेरे पास क्या है, एक ऐसे यू शेप का मैंने फ्रेम बना रखा है मेटल का, और इसके अंदर मैंने एक स्लाइडर फिट कर रखा है, समझ गए? ये स्लाइडर यानी ऐसे करके ऐसे मेटल को बेंड कर रखा है यू शेप में, इसके ऊपर मैंने कोई चीज रख दी जिसको पकड़ के मैं खींच सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इनिशियली तो स्लाइडर को एकदम लेफ्ट में यहाँ पे रखा होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन डाल दिया होगा, यहाँ पे स्लाइडर को ले जाके एकदम लेफ्ट में स्लाइडर को ले गया होगा और यहाँ पे थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन डाल दिया होगा मैंने, ठीक है। तो इनिशियली मैं मान सकता हूँ कि सरफेस एरिया नेग्लिजिबल है, यानी स्लाइडर के यहाँ पे और इधर ये जो फ्रेम है
इसके जो थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन डाला। अब मैंने क्या किया, स्लाइडर को पकड़ के खींचना शुरू कर दिया, तो फिर सरफेस एरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा, इज इट नॉट? स्लाइडर के ऊपर मैंने इसको रख के इसको पकड़ के मैंने खींचना शुरू कर दिया, तो सरफेस एरिया बढ़ने लग जाएगा। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा पुलिंग फोर्स है, स्लोली खींच रहा हूँ इसको, तो पुलिंग फोर्स का जो भी वर्क डन होगा वो मेरा सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब ये जो मेरा जो स्लाइडर है, स्लाइडर के ऊपर देखो ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस दोनों फोर्स लगा रहे हैं। तो मान लो सरफेस टेंशन मेरा टी है, तो ऊपर से भी टीएल लगेगा और नीचे से भी टीएल लगेगा, यानी मेरा पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 2TL हो जाएगा, राइट? खींचने के लिए मुझे 2TL फोर्स लगाना पड़ेगा। और मान लो मैंने x डिस्टेंस तक खींचते हुए चला गया इसको, तो इसका मतलब मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, 2TL इंटू एक्स मेरा हो जाएगा वर्क डन। बोलो F इंटू एक्स दैट विल बी इक्वल टू 2TL इंटू एक्स। इतना वर्क डन हुआ और यही मेरी सरफेस एनर्जी स्टोर हो जाएगी, राइट? इनिशियल सरफेस एरिया तो नेग्लिजिबल था और अभी मेरा 2TLX मेरा सरफेस एनर्जी स्टोर हो गया, राइट? तो सरफेस, अब मैं क्या कर सकता हूँ, सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया की बात कर सकता हूँ, ठीक है? अब ध्यान रखना, सरफेस टेंशन में जब भी सरफेस एरिया से मतलब होता है तो वो मतलब होता है कि लिक्विड एयर इंटरफेस जो एरिया है, ठीक है? तो अभी फिल्म का ऊपर भी लिक्विड एयर इंटरफेस है और नीचे भी लिक्विड एयर इंटरफेस है। तो फिल्म का सरफेस एरिया जब भी बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, L इंटू एक्स नहीं बोलेंगे, हम 2LX बोलेंगे, समझ गए? ये ऊपर भी है और नीचे भी एरिया है। तो अब सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सरफेस एनर्जी तो है 2TLX और सरफेस एरिया कितना है 2LX, तो 2TLX डिवाइड बाई 2LX कर दिया, तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया क्या आ गया, T आ गया, राइट? तो ये सरफेस टेंशन की ऑल्टरनेट डेफिनेशन आ गई। पहले हमने क्या किया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला था, अभी क्या आ गया हमारा सरफेस टेंशन की ऑल्टरनेट डेफिनेशन, सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है ये सभी को? ठीक है, एकदम क्लियर है ये। तो ये क्या लिखा हमने, दिस गिव्स अस एन ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। वाटर ड्रॉप है कितने रेडियस का, 10⁻⁻2 मीटर रेडियस का वाटर ड्रॉप है, और इस वाटर ड्रॉप को हमने क्या किया, 1000 इक्वल ड्रॉपलेट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? जैसे तुमने देखा होगा ना, स्प्रे मारते हैं, मिस्ट वेस्ट बन जाती है, ठीक है, अंदर अच्छे से लिक्विड, उस टाइम पे तो सरफेस एरिया नेग्लिजिबल होता है, लेकिन जब मिस्ट बन जाती है तो उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, राइट? तो क्या किया हमने, एक बड़े ड्रॉप को समझो 1000 इक्वल ड्रॉप्स में डिवाइड कर दिया, तो अभी क्या सरफेस एरिया बढ़ जाएगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हाँ, तो अभी इस केस में तो हमें खाली सरफेस एनर्जी का चेंज ही निकालना है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखो छोटे ड्रॉप्स अगर बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएंगे तो सरफेस एरिया घट जाएगा, सरफेस एनर्जी घटेगी तो क्या होगा, वो जो एनर्जी घट गई कहीं तो मैनिफेस्ट होगी, एक्चुअली क्या है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ऐसे ही छोटा ड्रॉप अगर कई ड्रॉप में स्पॉन्टेनियसली अगर टूट रहा है तो फिर क्या है, उसका टेम्परेचर इनफैक्ट घट जाता है, ठीक है? क्योंकि सरफेस एनर्जी बढ़ गई ना, तो सरफेस एनर्जी किसी के एक्सपेंस पे तो आएगी। खैर जो भी है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे क्या करोगे, बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप्स में टूट रहा है तो सरफेस एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सरफेस टेंशन क्या हमारा, सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, राइट? तो इनिशियल सरफेस एरिया इंटू इनिशियल सरफेस टेंशन, इनिशियल सरफेस एनर्जी हो गई, और फाइनल सरफेस टेंशन तो वही है, इंटू फाइनल सरफेस एरिया फाइनल सरफेस एनर्जी हो गई। इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो चेंज आ गया। तो क्या किया हम लोगों ने, वॉल्यूम कंजर्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा वाटर का सरफेस टेंशन हमें दिया हुआ है, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर ओरिजिनल ड्रॉप का रेडियस है, इज इक्वल टू 1000 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। समझ गए वॉल्यूम कंजर्वेशन? ओके, तो इससे क्या आ गया, फाइनल रेडियस r/10 आ गया, ठीक है? अब इनिशियल सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी, तो चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन इंटू फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, राइट? तो फाइनल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। अब स्मॉल आर को उठा के कैपिटल r/10 डाल दो और सॉल्व करते हो तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इनफैक्ट यहीं पे 36 पाई आर स्क्वायर टी आएगा, वैल्यू डाल दोगे तो इतना जूल हमारा चेंज इन सरफेस एनर्जी आ जाएगा, ठीक है? तो सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एनर्जी हम लोगों की जो है ये बढ़ जाएगी, ठीक है? क्लियर है? ओके, कोई डिस्कशन पॉइंट तो नहीं, आगे बढ़ सकते, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो प्लीज पे अटेंशन, यंग लाप्लास इक्वेशन क्या बताती है? तो बिफोर टॉकिंग अबाउट सोप फिल्म्स, मैं रबर बैलून की बात करता हूँ। रबर बैलून जिसमें हवा भरी हुई है, उसमें अंदर प्रेशर ज्यादा होता है या बाहर प्रेशर ज्यादा होता है? अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, राइट? बैलून जब ब्लो करते हो तो अंदर ज्यादा प्रेशर होता है ना, बाहर कम प्रेशर होता है। तो अब अगर बैलून के सरफेस पे छोटा सा पैच इमेजिन करूँ, बैलून के सरफेस पे छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, वो मतलब परफेक्ट प्लेनर रेक्टेंगल तो नहीं होगा, थोड़ा सा कर्व सा रेक्टेंगल होगा, है ना? इस डायरेक्शन में भी कुछ कर्वेचर होगा, इस डायरेक्शन में भी कुछ कर्वेचर होगा। सर रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगुलर पैच में ड्रॉ करता हूँ तो इस रेक्टेंगुलर पैच पे अंदर की तरफ से तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर है ना, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और अंदर से कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस सम एक्स्ट्रा प्रेशर।
तो अभी इस पैच को ये बाहर की तरफ धकेल रहा है, इज इट नॉट? तो ये जो पैच को बाहर की तरफ धकेल रहा है, तो ये पैच बाहर निकल क्यों नहीं जाता है? बलून तो स्टेबल देखा ही है ना, तो सबने रुका रहता है, तो इस पैच को रोक कौन रहा है? तो अभी ध्यान से सोचो, ये जो पैच है, इस पैच के साइड साइड से ऐसे करके फोर्सेस लग रहे हैं, रबर के फोर्सेस है ना, रबर मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड है हमारी। तो ये जो रेक्टेंगुलर पैच है, जहां तक पैच तुमने लिया, इस पैच के आगे अगर इस लाइन पे बात करें तो इधर से फोर्सेस खींच रहे हैं रबर के, इसी तरह से उस तरफ से भी खींच रहे हैं और इस तरफ से भी खींच रहे हैं, चारों साइड से इसको फोर्सेस खींच रहे हैं। और इन फोर्सेस का कुछ डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा, और वो डाउनवर्ड कंपोनेंट जो है वो हमारे एक्सेस प्रेशर के अपवर्ड फोर्स को कैंसिल कर रहा होगा, बराबर होगा, तो इसलिए ये रुका हुआ है, ठीक है। तो यंग लाप्लास इक्वेशन क्या बताती है? इसी तरह से किसी लिक्विड एयर इंटरफेस पे हम बात करते हैं, मान लो कॉनकेव लिक्विड एयर इंटरफेस है, सिंप्लिसिटी के लिए तुम लोग सोच सकते हो कोई वाटर का ड्रॉप है, वाटर का ड्रॉप है या किसी भी लिक्विड का एक ड्रॉप है, तो इस ड्रॉप के सरफेस पे अगर मैं पैच इमेजिन करूं, तो वापस ये जो पैच है, इस पैच को इधर से सरफेस टेंशन फोर्सेस खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, चारों तरफ से सरफेस टेंशन फोर्सेस खींच रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, ये जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ पुश लगेगा। अब सरफेस को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इसका मतलब क्या है, अंदर की तरफ से बाहर की तरफ भी पुश लगेगा, तो इसका मतलब क्या, ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर होगा, वो जो बाहर से प्रेशर लग रहा है उससे ज्यादा प्रेशर होगा अंदर की तरफ, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्सेस नीचे की तरफ खींच रहे हैं उसको, उसको बैलेंस करने के लिए इनसाइड प्रेशर शुड बी मोर देन द आउटसाइड प्रेशर। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि एक्चुअली सरफेस जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, तो वो दबा रहा है इस बबल को, वो मिनिमम सरफेस एरिया बनना चाहता है, तो वो इसको दबा रहा है, दबा रहा है, तो अंदर से बाहर की तरफ एक प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये प्रेशर कितना इंक्रीज होगा, अभी इस प्रेशर इंक्रीज को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं क्वांटिटेटिवली, और वो हमारे को मिलता है यंग लाप्लास इक्वेशन से, ठीक है। तो अभी इमेजिन करो कि मेरे पास कोई ये पैच है, ठीक है, ये लिक्विड ड्रॉप के ऊपर पैच हो सकता है, थोड़ी देर के लिए ऐसे इमेजिन करो, लिक्विड ड्रॉप के सरफेस पे मैंने पैच इमेजिन किया, ठीक है। अब जो भी पैच है, इसके दो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर सकते हो, ये इस तरफ भी कर्व्ड है और ये इस तरफ भी कर्व्ड है, समझ गए? जैसे बलून का सरफेस होता है या स्फीयर का सरफेस होता है, ऐसे भी कर्व्ड है ये और ऐसे भी कर्व्ड है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि इस तरफ जो है मेरा ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा R1 है, इस डायरेक्शन में अगर मैं देखूं, झोंपड़ी की छत जैसा ऐसे दोनों तरफ से बेंड है, तो इस तरफ जो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस मेरा क्या है, ये R1 रेडियस है, ठीक है। और ऐसे जो कर्वेचर है इसका इस डायरेक्शन में, ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, ये मेरा R2 है, ठीक है। ये और ये मान लेते हैं, इधर जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये वाला, ये इसको हम कह सकते हैं, ये लेंथ जो है, इधर जो एंगल सबटेंडेड है वो मेरा है थीटा, और जो R2 के ऊपर एंगल सबटेंडेड हो रहा है वो मेरा फाई है, ठीक है। तो अब मैं इसका FBD कंसिडर करने वाला हूँ, और मान लेते हैं ऊपर में प्रेशर P है और नीचे में प्रेशर P प्लस डेल्टा P है इसके, ठीक है। तो अभी फोर्सेस क्या लग रहे हैं, तो ये मान लो ये लेंथ मेरी DL1 है, ये वाली जो लेंथ है ये DL1 है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, T इंटू DL1 लगेगा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ ही तो सरफेस टेंशन है, तो TDL1 ऐसे लगेगा, और ऐसे पीछे की तरफ भी TDL1 लगेगा। और ये वाली लेंथ मान लो DL2 है, तो इधर TDL2 लगेगा, ऐसे पीछे वाली लेंथ पे भी TDL2 लगेगा। समझ में आ रही बात? तो अभी इसका अगर मैं FBD देखूं, तो अच्छे से समझने के लिए इसको बारी बारी एक बार थीटा फेसिंग व्यू में देखेंगे, एक बार फाई फेसिंग व्यू में देखेंगे। तो जब थीटा को तुम फेस कर रहे हो, थीटा को फेस कर रहे हो जब तुम, तो तुमको TDL2 इधर और TDL2 इधर दिखेगा। तो जैसे ये मैंने दिखा रखा है, ये तुम्हारा थीटा फेसिंग व्यू है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पूरी पिक्चर थी, पूरी पिक्चर में से थीटा फेसिंग व्यू में हम थीटा के अलॉन्ग देख रहे हैं, तो ऐसी हमको पिक्चर नजर आ रही है, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या है, इधर TDL2 दिख रहा है, इधर TDL2 दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये थीटा बाई 2 टैंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टल, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल में TDL2 साइन डी थीटा बाई 2, और उधर से भी TDL2 साइन डी थीटा बाई 2 लगेगा नीचे की तरफ, राइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फोर्स हमारा, इसको F1 फोर्स बोल देता हूँ, तो ये F1 फोर्स क्या हो जाएगा, 2TDL2 साइन ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है। अब थीटा तो बहुत ही छोटा एंगल है, तो साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 को क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ थीटा बाई 2 को थीटा लिख सकता हूँ, राइट, आई मीन सॉरी 2 साइन थीटा बाई 2 को साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 लिखूंगा, और वो उसको फिर मैं थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसका अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये भी थीटा बाई 2 होगा, ये भी थीटा बाई 2, दोनों एंगल्स थीटा बाई 2 होंगे, दोनों एंगल्स बोलो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे अगर टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये भी थीटा बाई 2 एंगल होगा, और इधर भी टैंजेंट ड्रॉ करोगे थीटा बाई 2 एंगल होगा। अब TDL2 का cos थीटा बाई 2 तो हॉरिजॉन्टल होगा, और साइन डी थीटा बाई 2 नीचे होगा, साइन थीटा बाई 2 नीचे होगा। समझ में आई बात की नहीं? तो इन दोनों का टोटल वर्टिकल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2TDL2 साइन थीटा बाई 2, ये वर्टिकल रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब तुम फाई फेसिंग व्यू में देखोगे, तो इसी तरह का आएगा, F2 भी है ना, समझ में आई बात की नहीं? अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करके समझ में आया ना, TDL2 थीटा लिख लिया मैंने, ठीक है। बाय द वे DL2 क्या होगा तुम्हारा, DL2 तुम्हारी ये वाली लेंथ है, विच इज नथिंग बट R2 इंटू 5, राइट। DL2 क्या है, ये वाला है ना, ये आर्क लेंथ, तो वो क्या हो जाएगा R2 इंटू 5, वो बाद में हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो
F1 क्या हो गया, T dl2 इंटू थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल। सिमिलरली फाइव फेसिंग व्यू में क्या होगा, F2 होगा T dl1 साइन ऑफ 5/2 विच इज T dl1 5 हो जाएगा सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो अभी अच्छा, और अपवर्ड फोर्स क्या होगा, तो इसका एरिया कितना होगा पैच का, देखो तो dl1 इंटू dl2 इसका पैच का एरिया हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से P लग रहा है, नीचे से P प्लस डेल्टा P लग रहा है, तो ऊपर की तरफ फोर्स क्या हो जाएगा, डेल्टा P इंटू एरिया, राइट। तो क्या लिखा हमने, अपवर्ड नेट अपवर्ड प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा, डेल्टा P इंटू dl1 इंटू dl2, राइट। अब मैंने क्या किया, फोर्स बैलेंस कर दिया, तो T dl1 5 प्लस T dl2 थीटा इक्वल टू डेल्टा P इंटू dl1 इंटू dl2, समझ गए कि नहीं, ओके। अभी फोर्स बैलेंस किया तो हमने, हमारे पास क्या आ गया, T dl1 5 प्लस T dl2 थीटा इक्वल टू डेल्टा P इंटू dl1 इंटू dl2। अब पूरी इक्वेशन को क्या करो, dl1 dl2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, T5 अपॉन dl2 प्लस T थीटा अपॉन dl1 इज इक्वल टू डेल्टा P आ जाएगा, राइट। अब dl1 क्या है मेरा, R1 इंटू थीटा, देखो dl1 क्या है, ये वाली लेंथ है ना, देखो ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, R इंटू थीटा हो जाएगी, दिख रहा है कि नहीं, आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, R थीटा, और dl2 क्या हो जाएगा तुम्हारी, ये आर्क लेंथ है, ये रेडियस R2 है, तो R2 इंटू 5 हो जाएगा dl2, समझ में आई बात कि नहीं। तो बस, तो अभी क्या किया मैंने, इसमें dl1 को डाल दिया क्या, R1 इंटू थीटा, dl2 को क्या डाल दिया, R2 इंटू 5, 5 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास एक्सेस प्रेशर क्या आ गया, डेल्टा P इक्वल टू T बाय R1 प्लस T बाय R2। तो ये हमारी क्या है, यंग लाप्लास इक्वेशन है। कभी भी कोई भी सरफेस है, उसके इस तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और है, इस तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और है, तो कॉन्केव साइड पे प्रेशर विल बी हायर देन द प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड ऑलवेज। लिक्विड एयर इंटरफेस को जैसे ही क्रॉस करते हो, तो कॉन्केव साइड पे कॉन्वेक्स साइड से कितना ज्यादा प्रेशर होगा, T बाय R1 प्लस T बाय R2, और R1 R2 क्या है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर है, समझ गया कि नहीं। तो ये हमारा यंग लाप्लास इक्वेशन है, ठीक है, समझ में आई बात। तो आप मान लो अभी मेरे पास स्फेरिकल ड्रॉप है, तो स्फेरिकल ड्रॉप के अंदर मुझे पता, अगर R रेडियस का स्फेरिकल ड्रॉप है, उसके ऊपर पैच ड्रॉ करोगे, तो इधर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेयर का रेडियस R के बराबर ही होगा, और ये वाला रेडियस भी R ही हो जाएगा, तो R1 और R2 दोनों हम R के बराबर डाल देंगे, समझ में आई बात की नहीं। तो इसलिए एक्सेस प्रेशर अगर लिक्विड ड्रॉप में मैं बात करूं, दिख रहा है ना यहाँ पे, ये स्क्वायर जैसा पैच इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर जैसा पैच इमेजिन किया, इसका ये रेडियस भी R है और ये वाला रेडियस भी R है, ठीक है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो प्रेशर है कॉन्केव साइड पे कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, T बाय R प्लस T बाय R। तो एक्सेस प्रेशर कितना आ जाएगा, ये लिक्विड ड्रॉप में कितना आ जाएगा, 2T बाय R। आई बात समझ में कि नहीं। अब सोप बबल में देखो, दो लिक्विड एयर इंटरफेस क्रॉस करने पड़ेंगे, ध्यान से देखना, ये सोप बबल है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सोप बबल मान लो हवा में, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पहले इस वाले लिक्विड एयर इंटरफेस को क्रॉस करोगे, तो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे पहुंचने में, ऊपर वाले लिक्विड एयर इंटरफेस को क्रॉस किया, तो T बाय R प्लस T बाय R, यानी 2T बाय R यहाँ पे बढ़ चुका है ना। अब यहां से फिर अंदर जाओगे, तो फिर एक और लिक्विड एयर इंटरफेस क्रॉस कर रहे हो, राइट। तो बबल में दो लिक्विड एयर इंटरफेसेस को क्रॉस करके जाओ, तो यहाँ पे T बाय R प्लस T बाय R, और फिर आगे फिर से T बाय R प्लस T बाय R, तो इसका मतलब अंदर में एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा, 4T बाय R हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो क्या लिखा, फॉर रीचिंग द इनसाइड ऑफ द सोप बबल वन हैज टू क्रॉस टू लिक्विड एयर इंटरफेसेस, वी हैव टू क्रॉस टू लिक्विड एयर इंटरफेसेस, एंड देयरफॉर यंग लाप्लास इक्वेशन, ये YL जो लिखा हुआ है, दिस इज यंग लाप्लास इक्वेशन, इसको ठीक से लिखता हूँ, YL यंग लाप्लास इक्वेशन हैज टू बी अप्लाइड ट्वाइस, दो बार लगानी पड़ेगी YL इक्वेशन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा P1 और ये डेल्टा P2, तो डेल्टा P टोटल क्या हो जाएगा, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, कितना आ गया मेरे पास, 4T बाय R, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया सोप बबल इन एयर। यहीं पे अगर मान लो मेरे को एक्वेरियम के बबल में पूछा होता है एक्सेस प्रेशर कितना है, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। एक्वेरियम में अगर बबल होता, तीन तरह की सिचुएशन है, एक है लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप के अंदर सिर्फ ऊपर का लिक्विड एयर इंटरफेस है, सोप बबल के अंदर ऊपर भी लिक्विड एयर इंटरफेस है, अंदर भी लिक्विड एयर इंटरफेस है। एक्वेरियम में जो बबल है, एक्वेरियम बबल के अंदर सिर्फ अंदर वाला लिक्विड एयर इंटरफेस है, तो वापस एक्वेरियम बबल में फिर से एक्सेस प्रेशर क्या आएगा, सिर्फ एक लिक्विड एयर इंटरफेस क्रॉस करना पड़ेगा। तो क्या है, सराउंडिंग पानी में जो भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, उससे बबल के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होगा, वो 2T बाय R एक्सेस प्रेशर होगा, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, सिमिलरली वी कैन आल्सो कैलकुलेट एक्सेस प्रेशर फॉर अ बबल इन एक्वेरियम, देयर विल बी ओनली वन लिक्विड एयर इंटरफेस फॉर एन एक्वेरियम बबल, तो डेल्टा P फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2T बाय R। तो अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने जो पैच लिया था, उसके दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पैच के नीचे पड़ रहे थे, इस तरफ से भी सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे पड़ रहा था पैच के, और इस तरफ से भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पैच के नीचे पड़ रहा था। इस तरह के पैच को हम कहते हैं सिंक्लास्टिक पैच, ठीक है। तो इस केस में एक्सेस प्रेशर क्या होगा, इस साइड में तो क्लियरली बात कर सकते हैं कि ये कॉन्केव साइड है और ये कॉन्वेक्स साइड है, क्योंकि दोनों रेडियाई एक तरफ कॉन्केव बन रहे हैं ना, और ऊपर कॉन्वेक्स बन रहा है।
लेकिन अभी इस तरह का अगर सरफेस है तो यहां से देखोगे तो ऊपर कॉनकेव दिख रहा है, और ऐसे देखोगे तो नीचे ये वाला लास्ट वाला देखो एंटी क्लास्टिक सरफेस जो दिख रहा है। ठीक है, तो इस केस में एक्सेस प्रेशर कैसे लिखना है, तो सोचो रेडियल कर्वेचर को साइन वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो कॉनकेव वाली साइड को पॉजिटिव ले रहे हो, अगर नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा, कॉनकेव वाले की वजह से तो T/R1, और ऊपर वाला क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में कर्वेचर है उसका तो -T/R2 हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? सिंक्लास्टिक सरफेस में तो T/R1 प्लस T/R2 का, और एंटी क्लास्टिक सरफेसेस में क्या हो जाएगा, इधर से इधर नीचे की तरफ कॉनकेव है तो T/R1 पॉजिटिव, और उधर ऊपर की तरफ कॉनकेव है तो -T/R2। आई बात समझ में कि नहीं? और मोनोक्लास्टिक सरफेस जैसे सिलेंडर का सरफेस है, सिलेंडर के सरफेस में इस डायरेक्शन में तो इन्फिनिटी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्ट्रेट लाइन ही है इस तरफ तो, है ना? तो बस क्या हो जाएगा, डेल्टा पी सिर्फ T/R1 हो जाएगा, देयर इज नो R2 फॉर सिलेंडर। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, अभी ये बात बहुत ध्यान से समझना, और क्यों होता है सबसे बड़ी बात। तो तुम लोगों ने देखा होगा जैसे ग्लास में अगर हम पानी भरते हैं तो वैसे बीच में तो फ्लैट रहता है, लेकिन किनारे किनारे जो है पानी हल्का सा इससे ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। कभी बहुत ध्यान से देखोगे तो कांच के ग्लास में पानी इसको ऐसे करके ऐसे छू रहा होता है, और एकदम किनारे पे अगर मैग्नीफाई करके पिक्चर देखोगे तो तुमको ऐसी पिक्चर कुछ दिखाई देगी, यानी ये पानी का सरफेस आ रहा है और ये एकदम से मुड़ा हुआ है। तो वर्टिकल लाइन में और इस पानी के सरफेस की टेंजेंट में कुछ तुम्हें एंगल नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? तो सॉलिड लिक्विड की एक लाइन होगी और एक लिक्विड गैस की लाइन होगी। तो इस लाइन को मैं कह रहा हूँ सॉलिड लिक्विड जहां पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, और इस लाइन को क्या कह रहा हूँ, जिसपे लिक्विड गैस आपस में टच कर रहे हैं। तो सॉलिड लिक्विड लाइन और लिक्विड गैस की जो लाइन टचिंग है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की? क्या लिखा, when a glass plate or any other material is inserted in a liquid, the angle between the solid liquid contact plane and the liquid gas contact tangent plane is called the angle of contact। डेफिनेशन क्लियर है, क्यों बनता है उसकी अभी हम बात करने वाले। समझ में आया डेफिनेशन क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की? ठीक है, तो कॉज क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का, तो देखो किसी भी पार्टिकल पे दो तरह के फोर्सेस लगते हैं। एक होते हैं कोहेसिव फोर्सेस जो कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स में लगते हैं, ठीक है, और एक होते हैं एडहेसिव फोर्सेस जो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स में लगते हैं। समझ गए? तो अभी जैसे जो पार्टिकल मेरा कांच से बहुत दूर है, पानी का जो पार्टिकल कांच से बहुत ज्यादा दूर है, तो उसके ऊपर तो एडहेसिव फोर्सेस लगेंगे नहीं, है ना? लेकिन जो कांच के बहुत पास में पानी का पार्टिकल, उसको कांच के पार्टिकल्स भी अट्रैक्ट करेंगे और पानी के पार्टिकल्स भी अट्रैक्ट करेंगे, तो उसके ऊपर कोहेसिव फोर्सेस भी लगेंगे और एडहेसिव फोर्सेस भी लगेंगे। लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि स्टेडी स्टेट में उसके ऊपर शेयरिंग फोर्स नहीं लग सकता है, क्योंकि हमने देखा था ना, अगर शेयरिंग फोर्स लगता है तो लिक्विड फ्लो करते रहता है, जैसे पॉइजली टाइप की सिचुएशन है। शेयरिंग फोर्स लगता है तो पानी का फ्लो, जब तक शेयरिंग फोर्स रहेगा तब तक फ्लो चलता रहता है। तो स्टेडी स्टेट में अगर पानी रुका हुआ है तो हम कह सकते हैं कि पानी के ऊपर कुछ भी शेयरिंग फोर्स नहीं है। इसका मतलब जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो पानी के सरफेस के पैरेलल नहीं लग सकते, पानी के सरफेस के परपेंडिकुलर लग सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ पे कोई पानी का पार्टिकल है, इसका मैं हालचाल लेने वाला हूँ। ठीक है, एकदम किनारे पे जो पानी का पार्टिकल है इसका मैं हाल लेने वाला हूँ, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, तो कांच, तो देखो कांच के पार्टिकल्स तो पूरे ऐसे सामने लेयर बनी हुई है कांच की, तो कांच के पार्टिकल्स तो ऐसे 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 सब तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेंगे इसको, इज इट नॉट? तो कांच के पार्टिकल्स का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो तो ऐसे हो जाएगा सॉलिड की वजह से फोर्स, इज इट नॉट? और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे वो इसको ऐसे 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 अट्रैक्ट करेंगे, है ना? समझ गए? एक तरह का फैन ऐसा होगा, इस तरह से हर दिशा में लिक्विड के, तो कह सकते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स इसके बाइसेक्टर के अलोंग ऐसे इसको नेट अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अब इसके ऊपर दो फोर्सेस हुए, एक तो हुए एडहेसिव फोर्सेस जो कि प्लेट की तरफ है, और एक है कोहेसिव फोर्सेस जो ये लिक्विड का जो एंगल बन रहा है इसके बाइसेक्टर के अलोंग। ठीक है, तो अभी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट मान लो ये जो प्लेट है, प्लेट से लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स हो गया कोहेसिव और एडहेसिव का। तो सरफेस क्या है, सरफेस क्योंकि शेयरिंग फोर्स नहीं ले सकता, तो ये जो भी मेरा एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट है, सरफेस इसके परपेंडिकुलर शुरू होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट सरफेस के पैरेलल आ जाएगा और सरफेस तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि इसका सरफेस के पैरेलल रिजल्टेंट जीरो नहीं हो जाता। आई बात समझ में कि नहीं? ऐसे भी देखो ना, जैसे नॉर्मली पानी भरते हो तो ग्रेविटी वर्टिकल होती है, इसलिए सरफेस हॉरिजॉन्टल होता है। क्यों? अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं है, जैसे शहद मान लो भर के तुमने थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, तो जब तक ग्रेविटी के परपेंडिकुलर नहीं होगा सरफेस, वो फ्लो करते रहेगा। समझ में आई बात की नहीं? तो इसी तरह से एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस के रिजल्टेंट के जब तक परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा सरफेस, तब तक हमारा सरफेस फ्लो करता रहेगा। समझ में आई बात की नहीं?
तो अभी ये रिजल्टेंट मान लो अभी एडहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है और कोहेसिव फोर्सेस मेरे बहुत कम है, तो इसका रिजल्टेंट इस प्लेट के बाहर पड़ेगा इस तरफ, ठीक है। तो ऐसा करके ऐसा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा जिसको हम कह सकते हैं कि एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मान लो हमारे कोहेसिव फोर्सेस बहुत लार्ज है और एडहेसिव फोर्सेस बहुत स्मॉल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो पानी के अंदर ही पड़ जाएगा, इज इट नॉट। और उस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मेरा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। अगर कोहेसिव फोर्सेस बहुत लार्ज हो गए तो कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है ये पानी के अंदर ही इस साइड ही पड़ जाएगा, इज इट नॉट। तो फिर सरफेस मेरा इसके परपेंडिकुलर शुरू होगा, तो ये मेरा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। आई बात समझ में। वेरास अगर मेरे एडहेसिव फोर्सेस बहुत लार्ज है, कोहेसिव फोर्सेस बहुत स्मॉल है, तो इनका रिजल्टेंट बाहर पड़ेगा और मेरा कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पक्की बात है कि इनके रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर मेरा मेनिस्कस शुरू होगा। मेनिस्कस सरफेस को कहते हैं जहाँ पे लिक्विड एयर इंटरफेस जो होता है, ठीक है। तो क्या लिखा, इन स्टेडी स्टेट अ लिक्विड कांट बियर एनी शेयरिंग स्ट्रेस, द सरफेस देयरफॉर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड assumes शेप परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट ऑफ adhesive and cohesive forces. For instance, when water is filled in a glass beaker, the adhesive forces are comparatively larger than the cohesive forces, leading to resultant being outside the vessel. ठीक है, अभी ये भी आगे मेरे ख्याल से मैंने बना रखा होगा कहीं पे, ठीक है। जैसे पानी के साथ जैसे यहाँ पे, चलो खैर कैपिलरी रिएक्शन बाद में दिखाता हूँ, बट ये समझ में आ रहा है ना कि कोई बीकर है, बीकर के अंदर पानी भरा है लेटर से, या ग्लास के अंदर पानी भरा है, तो बाहर वाले फोर्सेस जो कांच के फोर्सेस बहुत लार्ज है और पानी के फोर्सेस स्मॉल है, तो रिजल्टेंट बाहर की तरफ आएगा। रिजल्टेंट बाहर की तरफ आएगा तो परपेंडिकुलर उसका ऐसे वर्टिकल से एक्यूट एंगल बना रहा होगा नीचे की वाटर की साइड वाला, यानी लिक्विड गैस लाइन जो है सॉलिड लिक्विड लाइन से एक्यूट एंगल बना रही होगी, ठीक है। तो क्या लिखा, हाँ ठीक है, ओके। तो when water is filled in a glass beaker, adhesive forces are comparatively larger than cohesive forces, leading to resultant being outside the vessel. ये इसी तरह की बात है, यहीं पे सोचो कांच का ग्लास होता तो उसमें भी ऐसी चीज हो जाती ना। एक सेकेंड, in contrast in mercury the cohesive forces dominate, thus making the resultant of cohesive and adhesive forces inside the vessel. यहाँ पे ऐसे करके ऐसे सोचो ग्लास में मरकरी भरी होती, तो यहाँ पे ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन जाता, ठीक है, ओके। Thus causing a convex meniscus. This also explains the shape of liquid on solid surfaces. उसकी बाद में बात करते हैं, कोई डिस्कशन पॉइंट तो पहले ले लेते हैं। So same type of mechanism also explains the shape of the drop. जो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं उसका भी शेप इसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि कुछ पत्तियों के ऊपर वाटर ड्रॉप जो है ऐसी शेप ले लेता है, यानी अच्छे से फैलता नहीं है, वो सिकुड़ के ऐसे रहता है कुछ किसी किसी तरह की पत्ती के ऊपर, या स्पेशली मान लो पॉलीथीन के ऊपर पानी पड़ता है तो ऐसी शेप ले लेता है। वेरास अगर सीमेंट विमेंट पे पड़ता तो इस तरह से, या कांच के ऊपर पड़ता तो ऐसी शेप ले लेता पानी। तो वापस इसमें वही एग्जैक्ट मैकेनिज्म है। वापस इसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, हमेशा ये मेरी सॉलिड लिक्विड लाइन है, सॉरी ये मेरी लिक्विड गैस लाइन है और ये मेरी सॉलिड लिक्विड लाइन है, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड लाइन और लिक्विड गैस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो वापस क्या होगा, देखो लास्ट पार्टिकल जो है, लास्ट पार्टिकल के ऊपर जो एडहेसिव फोर्सेज है वो ऐसे लगेंगे, ठीक है, और कोहेसिव फोर्सेज ऐसे लगेंगे, ठीक है नहीं। अब एडहेसिव फोर्सेस अगर मान लो वही सेम चीज है, मतलब वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल में वही उसी तरह की ज्योमेट्री होगी। अब एडहेसिव फोर्सेस मान लो बहुत लार्ज हैं, कोहेसिव फोर्सेस बहुत स्मॉल है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट बाहर आ जाएगा, सरफेस ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, इज इट नॉट। वेयर एज अगर मान लो मेरे क्या कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस बहुत लार्ज है, ठीक है, और एडहेसिव फोर्सेस बहुत स्मॉल है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा, इनका रिजल्टेंट जो है ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, तो सरफेस मेरा ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, समझ गया कि नहीं। तो जब इस तरह का सब्सटेंस होता है तो इसको हम कहते हैं कि वेटिंग लिक्विड है, ठीक है। मतलब लिक्विड तो सेम ही है जहाँ इस केस में वाटर, लेकिन कई बार क्या होता है ये पेयर ऑफ मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। तो जब इस तरह की शेप बनती है तो इस तरह के लिक्विड को हम कहते हैं वेटिंग लिक्विड। जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज होता है तो हम क्या बोलते हैं, वेटिंग लिक्विड है। और ऑन द अदर हैंड जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा एक्यूट होता है तो हम कहते हैं, सॉरी अदर वे अराउंड बोल दिया, गलत बोल दिया। जब ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है तो उसको नॉन वेटिंग लिक्विड कहते हैं, और जब एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है तो उसको वेटिंग लिक्विड कहते हैं, समझ गए। एक्चुअली ये क्यों बन गया, क्योंकि अगर वैसे डायरेक्ट लेमैन लैंग्वेज में सोचना चाहें इसको, तो अगर कोहेसिव फोर्सेस लार्ज हैं तो पार्टिकल्स लाइक टू स्टे विद देयर ओन काइंड, दे डोंट वांट टू स्प्रेड आउट ऑन द, दे डोंट वांट टू मिंगल विद द सॉलिड। तो वो क्या इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो इसलिए ऐसे बल जो कि एक तरह से इकट्ठे हो गए, ठीक है। वेरास ये जो है बड़े आउटगोइंग टाइप के हैं, जो जहां पे एडिसिव फोर्स लार्ज है, तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग विद देयर ओन काइंड ये सबको ग्लास मॉलिक्यूल्स को हेलो करते हैं, हेलो, समझ गए कि नहीं, ठीक है नहीं। या हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक वाली बात है एक तरह से, जैसे पत्ती के ऊपर कई बार हाइड्रोफोबिक टाइप की कवरिंग होती है तो वहां पे वो हेलो नहीं होता है इनका ठीक से, ठीक है नहीं, वो अवॉइड करता है उसको, समझ गया कि नहीं, ठीक है, समझ में आई बात।